गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम सवाल तमारा में। आज हम बात करने वाले हैं, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन जब गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए जाती है तब उनको कभी ऐसा बोला जाता है कि आपका अभी ओस टाइटनिंग करना पड़ेगा, तो वो उनको पता नहीं रहता है कि ये ओस टाइटनिंग क्या है। तो हम आज उसके बारे में मैडम से माहिती लेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैंने अभी जैसे बताया कि पेशेंट आते हैं और आप बोलते हैं कि आपका ओस टाइटनिंग करना पड़ेगा, तो उनके मन में कई सारे सवाल आते हैं कि ओस टाइटनिंग मीन्स क्या। तो आप हमें उसके बारे में बताएं कि ओस टाइटनिंग होता क्या है। पहले तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ओस टाइटनिंग यानी कि बच्चादानी का जो मुख रहता है वहाँ पे स्टिच लेने की आवश्यकता या तो ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चादानी का जो मुख रहता है, अगर वहाँ पे कोई भी ट्रॉमा हुआ है या तो कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से बच्चादानी का जो मुख है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, वह अगर वीक है, काफ़ी बार हम देखते हैं कि फनलिंग हो जाता है या तो सर्विक्स शॉर्ट होती है। काफ़ी बार हम आईवीएफ पेशेंट में भी देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन्स है वो बाहर ऐसे बल्ज होने लगते हैं। तो ऐसे जो पेशेंट रहते हैं, या तो कोई पेशेंट है कि जिनका बार बार सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस यानी कि 14 टू 22 वीक्स 24 वीक्स के बीच में बार बार अबॉर्शन हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे 14 वीक्स के बाद का जो समय होता है तो जो यूट्रस यानी कि बच्चादानी होता है वह एब्डोमिनल ऑर्गन होना शुरू होता है और बच्चे का भी ग्रोथ डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, बच्चे का वज़न बढ़ता है। और अगर बच्चेदानी का मुख यानी कि सर्विक्स वीक है तो वह जल्दी खुल जाता है, यानी कि बिफोर टाइम, जिसकी वजह से प्री मैच्योर डिलीवरी या तो प्री टर्म डिलीवरी का जो रिस्क होता है वह बढ़ जाता है। सो बेसिकली ऑस टाइटनिंग जो है या तो सर्वाइकल ऑस टाइटनिंग है, यह प्रोसीजर की जाती है टू प्रिवेंट प्री मैच्योर डिलीवरी। ओके। अगर कोई फीमेल आती है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि उसमें ओस टाइटनिंग करने की ज़रूरत है, कोई पेशेंट को कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि जिससे लगे हमें। यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डॉक्टर भूमि कि पेशेंट को कैसा पता चलेगा कि उसको ऐसी कुछ ज़रूरत है या कोई ऐसे सिम्टम्स। तो स्पेशली जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है कि लोअर एब्डोमिनल पार्ट जो रहता है वहाँ पे पेन आ रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, कमर में ज़्यादा दर्द हो रहा है, बार बार यूरिन पास करने जैसी फील आती है उनको। सो यह जो रहता है मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है। दूसरा होता है कि जो ऑस टाइटनिंग होता है दो प्रकार का होता है। एक रहता है इलेक्टिव, जिसे हम मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट बोलते हैं, कि जैसे किसी को ट्विन्स है या तो ट्रिपलेट्स है या तो पेशेंट को बार बार मिसकैरेज की हिस्ट्री है, सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस की, तो यह सारा प्रिवेंटिव हो जाता है। दूसरा होता है कि इमरजेंसी ऑस टाइटनिंग। इमरजेंसी ऑस टाइटनिंग की ज़रूरत तभी पड़ती है कि जैसे पेशेंट आता है और बहुत ही सीवियर क्रैम्प्स आ रहे हैं या पेड़ों के भाग में दर्द हो रहा है उनको, बच्चादानी का जो मुख है वहाँ से मेम्ब्रेन्स बल्जिंग है। काफ़ी बार हमने ऐसा भी देखा है कि ट्विन्स है और एक मेम्ब्रेन पूरा बल्जिंग है, उसमें से बच्चे के जो बॉडी पार्ट्स है वह भी दिखते हैं। तो यह जो सिचुएशन है, इसको इमरजेंसी ऑस टाइटनिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। ओके। ओस टाइटनिंग के कितने टाइप्स रहते हैं? ऑस टाइटनिंग जो प्रोसीजर है, एक तो मैंने बताया कि इलेक्टिव और इमरजेंसी ऑस टाइटनिंग होता है, और दूसरे जो टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसीजर, तो उसकी जो प्रोसीजर होती है उसके 3 टाइप्स होते हैं। वन इज़ मैकडोनल्ड्स जो ऑपरेशन हम करते हैं, सेकेंड जो मोस्ट कॉमनली किया जाता है, सेकेंड इज शिरोडकर्स मेथड है, और तीसरा जो है दैट इज़ एब्डोमिनल और लेप्रोस्कोपिकली जो टेप आता है वो टेप से वो सर्जरी किया जाता है, ताकि बच्चादानी का जो मुख रहता है वो परमानेंटली क्लोज हो जाता है। सो जो थर्ड मेथड मैंने बताई वो जनरली परमानेंट ऑप्शन होता है, और ऐसे जो पेशेंट है उनको डिलीवरी 100% सिजेरियन से ही करनी पड़ती है, क्योंकि यह जो स्टिच है वो हम बीच में खोल नहीं सकते, मतलब डिलीवरी के टाइम। सो यह चीज़ जब भी ऐसे पेशेंट को, जैसे हमारा एक पेशेंट था उसको प्रीवियस 8 अबॉर्शंस थे
और 9th प्रेगनेंसी के साथ पेशेंट मेरे पास आया था यहाँ पे ऑर्किड हॉस्पिटल में। तो यह पेशेंट को हमने 12 वीक्स पे, 12 या 13 वीक्स पे एक बार एंटी स्कैन हो गया। उसके बाद लेप्रोस्कोपिकली ऑस टाइटनिंग प्रोसीजर की थी, जिसे में टेप हमने पूरा पोस्टीरियरली पीछे से लेकर आगे पूरा टेप सर्जरी किया था। सो दैट इज़ अ परमानेंट ऑस टाइटनिंग। और यह पेशेंट का 34 वीक्स पे सिजेरियन करके बेबी डिलीवर किया और एकदम हेल्दी, ऑलमोस्ट 2.8 kg का अच्छे से हेल्दी बच्चा वो पेशेंट को हुआ। सो यह जो केस है बहुत ही हाई रिस्क केस है कि जैसे प्रीवियस 8 अबॉर्शंस, उसके साथ साथ पेशेंट को डायबिटीज़ था, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, ब्लड प्रेशर था, मतलब टोटली प्योरली हाई रिस्क पेशेंट कह सकते हैं। और सक्सेसफुली हमारे यहाँ पे उसका लेप्रोस्कोपिकली ऑस टाइटनिंग करके उनको हेल्दी बेबी डिलीवर किया। ओके, एक बार आप लेप्रोस्कोपी से ऑस टाइटनिंग करते हैं तो उसके बाद वो नेचुरली कंसीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ऑस टाइटनिंग के बाद पेशेंट नेचुरली कंसीव कर सकता है। जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल बताया जिसमें पेशेंट प्रेग्नेंट हो गया था, उसके बाद मेरे पास आया था। फॉर एग्जांपल ऐसा कोई पेशेंट है कि जिनका प्रीवियस 4, 5 या 6 अबॉर्शंस है और जो बच्चादानी का मुख है वो वीक है, तो ऐसे पेशेंट को जनरली हमारी एडवाइस होती है कि बिफोर यू प्लान प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले अगर आप लेप्रोस्कोपिक ऑस टाइटनिंग या तो एब्डोमिनल ऑस टाइटनिंग करवाते हो तो इट इज़ ऑलवेज बेटर। ओके, और उसके बाद आप नेचुरली कंसीव कर ही सकते हो, क्योंकि जो स्पर्म्स है उसको जाने के लिए तो थोड़ी सी जगह चाहिए। मतलब इट इज़ नॉट कि वो ऑस पूरा ओपन होना चाहिए तभी जाके स्पर्म्स अंदर जाएंगे। सो दैट इज़ जो इंटरनल ऑस रहता है वहाँ पे स्पेस सफिशिएंट होती है टू कंसीव द पेशेंट नेचुरली। ओके, तो आपने अभी जैसे बताया कि बाकी 2 मेथड है वो प्रेगनेंसी के बाद किया जाता है और लेप्रोस्कोपी है वो हम पहले भी कर सकते हैं। ओके, तो इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन है ऑस टाइटनिंग के? ऑस टाइटनिंग का बेसिकली इतने कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है कि काफ़ी बार हमने देखा है कि बिफोर ऑस टाइटनिंग हमें प्लेसेंटा की पोजीशन वगैरह चेक करना होता है कि अगर लो लाइंग प्लेसेंटा है और अगर उसी में से नीडल पास होती है, एकदम ही पास में है, तो ऐसे पेशेंट को ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। काफ़ी बार हमने देखा है कि काफ़ी पेशेंट जैसे डायबिटिक वगैरह पेशेंट है तो इसमें इन्फेक्शन का एक रिस्क रहता है। और अदरवाइज़ काफ़ी बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है कि बार बार यूरिन पास करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। सो मेजॉरिटी जो तकलीफ़ आती है वह एक इन्फेक्शन का प्रॉब्लम आ सकता है अगर पेशेंट डायबिटिक है, और हाइजीन वगैरह अच्छे से मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा है कि जो परमानेंट ऑस टाइटनिंग है उसमें काफ़ी बार पेशेंट को आफ्टर सर्जरी माइल्ड पेन हो सकता है, जैसे खिंचाव, तनाव जैसा पेन, दैट्स इट। उसके अलावा कोई मेजर ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। ओके, ऑस टाइटनिंग में टाइम कितना लगता है और पेशेंट को एडमिट कब तक रहने की ज़रूरत पड़ सकती है? ऑस टाइटनिंग में पर्स से जो मैकडोनाल्ड्स और ये शिरोडकर्स टेक्निक जो है हार्डली उसमें 15 से 20 मिनट का समय मैक्सिमम लगता है। और यदि पेशेंट का जैसे मैंने बोला कि इमरजेंसी ऑस टाइटनिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। और पेशेंट को जैसे पेशेंट आता है, इलेक्टिव प्रोसीजर है तो सुबह में पेशेंट को एडमिट किया जाता है, आफ्टरनून में उसका प्रोसीजर और बाय इवनिंग उसको डिस्चार्ज दे सकते हैं। ओनली इन केसेस ऑफ इमरजेंसी सर्वाइकल ऑस टाइटनिंग डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, पोजीशन प्लस सर्विक्स का लेंथ वगैरह कैसा है, डिपेंडिंग ऑन दैट हो सकता है कि पेशेंट को 48 आवर्स भी एडमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम जो इमरजेंसी एनसेफेलाइटिस जो है उसकी ज़रूरत तभी पड़ती है कि रूट कॉज जो है दैट इज़ इन्फेक्शन, और उसी की वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी का रिस्क बढ़ जाता है। सो फॉर दैट IV एंटीबायोटिक्स वगैरह देने के लिए कभी कभी होता है कि पेशेंट को हमें 5 से 7 दिन भी एडमिट रखने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आपके जो भी ट्रीटिंग गायनेकोलॉजिस्ट है वही अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि इमरजेंसी एनसेफेलाइटिस में कितने दिन एडमिट रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। ओके, ऑस टाइटनिंग के बाद कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है या वो भी आपने जैसे बताया कि उसके ऊपर डिपेंडेंट है ऐसा? यस, इलेक्टिव जो प्रिवेंटिव हम करते हैं उसमें जनरली 1 डे पेशेंट की सर्जरी जैसे डे केयर में हो जाता है। उसके बाद पेशेंट को 48 to 72 आवर्स रेस्ट करने की एडवाइस दी जाती है।
हालांकि पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट उसके बाद ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट थोड़े प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं कि हैवी वेट लिफ्टिंग वगैरह नहीं करना है, नीचे ज़मीन पे नहीं बैठना है, और दैट्स इट। उसके अलावा या और इवन कॉन्स्टिपेशन, जैसे काफ़ी पेशेंट रहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या होती है, सो दे नीड टू अवॉइड कॉफिंग वगैरह है, खांसी वगैरह है, वो प्रिवेंट करना है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। तो यह जो बेसिक प्रिकॉशंस है वो अगर ध्यान में रखते हैं तो ज़्यादा तकलीफ़ की बात नहीं होती है। लेकिन काफ़ी बार मैंने देखा है कि पेशेंट का सवाल होता है कि मैडम अभी नीचे से स्टिच लिया है तो 9 महीने तक क्या कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए? तो यहाँ पे मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहती हूँ कि ऑस टाइटनिंग की वजह से आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने अभी बताए उतने परहेज़ आपको रखने हैं, और कोई भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि खांसी वगैरह हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन है तो आपके जो डॉक्टर हैं गायनेकोलॉजिस्ट उनका कांटेक्ट कर सकते हैं आप, और वो हिसाब से उसका ट्रीटमेंट लेना है आपको। अभी आपने बताया कि लेप्रोस्कोपी जो करते हैं उसमें सीजरियन डिलीवरी करना पड़ता है, तो बाकी जो स्टिच लेते हैं 2 प्रकार के, उसमें भी सीजरियन डिलीवरी से ही बच्चे डिलीवर करने पड़ते हैं? यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया कि लेप्रोस्कोपिकली जब भी हम टेप रखते हैं या तो ऑस टाइटनिंग करते हैं तो ऐसे पेशेंट में 100% सीजेरियन से ही डिलीवरी करनी पड़ती है। लेकिन दूसरा जो टाइप है कि जिसमें हम लोग नीचे से, जैसे मैंने बोला कि मैकडोनल्ड्स और ये शिरोडकर्स मेथड जो है, इसमें जो स्टिच लेते हैं वो जो स्टिच होता है दैट इज़ अ टेम्पररी स्टिच, और यह स्टिच हम बिफोर डिलीवरी रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद उनको नॉर्मल डिलीवरी की ट्रायल भी दे सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। और इन केस बच्चे को कोई तकलीफ़ हो रही है या माँ को कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमको सीजेरियन करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, बट पर से बिकॉज ऑफ ऑस टाइटनिंग सीजेरियन की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, ऑस टाइटनिंग आपने किया है तो उसका कोई ऐसा टाइमिंग रहता है कि जब आप उसको तो निकाल देते हो ऐसा? यस, जो नीचे टाँका लिया जाता है ऑस टाइटनिंग जो हम बात कर रहे हैं, तो आइडियली जैसे 36 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद पेल्विक असेसमेंट होता है, और वही टाइम पे हम लोग यह जो ऑस टाइटनिंग किया है उसके स्टिचेस रिमूव करते हैं। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हम 1 वीक ऐसा डिले भी करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे का जो वेट है वो थोड़ा कम है, या तो ऐसा लगता है कि थोड़ा वेट अच्छा हो जाए, पेशेंट कंफर्टेबल है, तो उसमें हम 37 वीक्स तक भी रुक सकते हैं। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट के माइंड में बहुत क्यूरियोसिटी होती है ऐसा कि मैडम कभी स्टिच रिमूव करेंगे। तो ऐसे जो भी लोग हैं जिनको ऐसा क्वेश्चन है उनके लिए ख़ास बताना चाहती हूँ कि आइडियली 36 वीक्स कंप्लीट होने के बाद करते हैं, लेकिन कभी कभी उसको हम पहले भी रिमूव करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर पेशेंट इमरजेंसी में आता है, प्रीटर्म लेबर के साथ आता है, तो ऐसे पेशेंट में पहले भी हम रिमूव कर सकते हैं। ओके, प्रीटर्म लेबर में आता है तो उस टाइम पे आप स्टिच रिमूव कर देते हैं, तो उसकी नॉर्मल होगी या सीजरियन होगा, तो आप वो कैसे डिसाइड करते हैं? सी आइडियली फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि पेशेंट का 32 वीक्स का प्रेगनेंसी हो गया है और पेशेंट लेबर पेन्स के साथ आता है। वह समय पे पेशेंट का चेकअप किया जाता है, बच्चे के आजू बाजू पानी का लेवल है, ब्लड सर्कुलेशन है, कलर डॉपलर है, फीटल वेलबींग ओवरऑल सब सही चल रहा है, और नीचे से गर्भाशय का जो मुख है वह भी खुलने की शुरुआत नहीं हुई है, वह सॉफ्ट नहीं हुआ है। सो फर्स्ट प्रायोरिटी यह रहती है कि यह जो प्रीटर्म डिलीवरी है उसको हम अटका दें, यानी कि उसके लिए जो हम ठंडक के इंजेक्शन वगैरह बोलते हैं वह शुरू करते हैं, और जब तक माँ और बच्चा सेफ़ है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी वही रहता है कि पेशेंट को एडमिट करके हेड लो पोजीशन दिया जाता है। उसके लिए कोई रीजंस हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट प्रीटर्म लेबर लेकर या प्रीटर्म लेबर पेन्स लेकर आता है, तो आईवी एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए जाते हैं, फ्लूइड दिया जाता है, और मैक्सिमम कोशिश रहती है कि यह जो लेबर पेन है उसको हम वहाँ पे प्रिवेंट करें या अटका दें। अगर इन केस पेशेंट का जो पेन है वह चला जाता है, कम हो जाता है, काफ़ी बार हमने देखा है कि फॉल्स लेबर पेन्स लेकर भी पेशेंट आते हैं, तो यह समय पे जो स्टिच है उसको रिमूव करने की जल्दबाजी नहीं करनी है। विदिन 48 आवर्स अगर लेबर पेन स्टॉप हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू की जाती है, एंड 36 वीक्स जैसे मैंने अभी भी बताया कि 36 वीक्स कंप्लीट होते हैं उसके बाद हम ऑस टाइटनिंग का स्टिच रिमूव कर सकते हैं।
इन केस पेशेंट लेबर पेन के साथ आता है, लीकिंग हो जाता है, बच्चे के आजू बाजू जो पानी है वह सब निकल जाता है, ऐसी कोई समस्या होती है तो वह समय में हम इमरजेंसी भी ऑस टाइटनिंग का स्टिच रिमूव कर सकते हैं। इवन बच्चे को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, इमरजेंसी में हम सिजेरियन प्लान करते हैं या कर देते हैं, तो वह समय पे आफ्टर सिजेरियन भी हम ऑस टाइटनिंग का स्टिच रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि ऑस टाइटनिंग क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और उसके कौन से फ़ायदे हैं। तो अगर आपके कोई ऐसे सवाल है कि आप कोई टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ देखते रहिए हर बुधवार को रात 8 बजे सवाल तमारा। थैंक यू।